हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। नमस्ते। सब बढ़िया है, अच्छे हैं। देखो, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर होना चाहिए। तो बिल्कुल आज का जो लेक्चर है अपना वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं और उसी पर होने वाला है। और अब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए। चलो आओ सीधे लेक्चर पे आते हैं, समय गवाएंगे नहीं। और देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन हिंदी में मैं बता देता हूं, उप सहसंयोजक यौगिक होता है। क्या होता है? उप सहसंयोजक यौगिक। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले समझने होते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है एडिशन कंपाउंड, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। तो एडिशन कंपाउंड क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनो, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, हमारे पास दो या दो से ज्यादा जो सिंपल यानी कि सरल स्थायी जो यौगिक हैं, जब हम उनको एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लेते हैं, यानी कि एक निश्चित रस समीकरण मितीय अनुपात में हम लेते हैं और उनको क्रिस्टलाइजेशन में लाते हैं, क्रिस्टलीकरण में लाते हैं, तो वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखते हैं। तो इधर देखो, द कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और made up of two or more simple stable compounds by crystallization in a fixed stoichiometric ratio is called addition compound. ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखो, द कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन इन ए फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को, यानी कि सरल स्थायी यौगिकों को एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो यानी कि एक निश्चित रस समीकरणीय मितीय अनुपात में क्रिस्टलाइजेशन में लाते हैं, क्रिस्टलीकरण में लाते हैं, तो एक नए कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। बस उसी नए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा? एडिशन कंपाउंड। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कैसे बनते हैं। तो जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास KCl, ये तो सिंपल कंपाउंड जानते हो, पोटेशियम क्लोराइड, इसको लेते हैं, और एक हम लेते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड को, और साथ में हम वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इनको क्रिस्टलाइजेशन में लेके जाते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं इनके। तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा, कौन सा? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6s2। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और इसका नाम होता है कार्नेलाइट। इसको हम कहते हैं कार्नेलाइट। ठीक है? एक और, अब देखो यहां पर इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1। और इसका कितना है? 6। तो 1:1:6 में हम जब इनको लेंगे तो ये कार्नेलाइट बनाएगा। अगला एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक,
Al2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2। तो इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया? 1:1:24, यानी कि इनको हम 1:1:24 में लाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन में ले जाएंगे, तो ये बनाएगा क्या? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, क्रिस्टल बन गया। इसे हम कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं? पोटास एलम, या इसको शॉर्ट में एलम भी कह सकते हो, जिसे आप हिंदी में फिटकरी कहते हो। ठीक है, चलो इसके बाद में और बता देते हैं आपको। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट कहते हैं, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस, और 6H2O मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं और इनको 1:1:6 के फॉर्म में अगर क्रिस्टलाइजेशन में लेके जाएं तो ये बनाता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, और इसे हम कहते हैं बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं FAS, फेरस ए का अमोनियम, एस का सल्फेट, और इसी का एक और नाम होता है मोहर सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहर सॉल्ट में हम इसी को कहते हैं। तो देखो ये तो हो गया फेरस सल्फेट, तो फेरस हो गया, ये हो गया अमोनियम, और ये हो गया सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को हम कहते हैं FAS और मोहर सॉल्ट। और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ध्यान से देखो कि सपोज दैट हमने पोटेशियम साइनाइड, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है? 4 प्लस FeCN होल ट्वाइस। अगर मैं इसको 4:1 इसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये बनाता है K4FeCN होल 6। तो ये भी ये क्या है? एडिशन कंपाउंड ही है। क्लियर? तो ये एडिशन कंपाउंड है। तो एक फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो होगा तभी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ 1:1:6 की जगह अगर आप और कुछ ले लोगे तो फिर कार्नेलाइट नहीं बनने वाला। ऐसे ही इसको चेंज कर दोगे रेशियो को तो फिर पोटासियम नहीं बनेगा। तो फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यानी कि निश्चित रस समीकरण मितीय अनुपात होना जरूरी है। क्लियर? इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, कि एडिशन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, तो ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड की बात करें तो यहां पर मैं एडिशन कंपाउंड से एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। एडिशन कंपाउंड जिन्हें हिंदी में योगात्मक यौगिक कहते हैं, ये हमने पहले बता दिया। तो जो एडिशन कंपाउंड है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में द्विक लवण कहते हैं, और सेकंड जो है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या इन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? उपसहसंयोजक यौगिक। क्लियर? फिर अगर हम आगे बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है फिर से ये कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं? 2। एक तो परफेक्ट, ठीक है, और एक इम्परफेक्ट।
तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है। तो दो टाइप से हम इनको आगे और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एडिशन कंपाउंड की हिस्ट्री, यहां तक की, ज्यादा डिटेल नहीं, सिंपल जो बातें हैं वो पढ़नी है। चलो, तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं समझ में आ गए। जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को एक निश्चित स्टोइकोमेट्रिक फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो रस समीकरणमितीय अनुपात के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे डबल सॉल्ट और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको डिस्कस करते हैं। चलो ले लो जल्दी से, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलो हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बेटा, हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डबल सॉल्ट है वो क्या होते हैं। तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डबल सॉल्ट। तो बताओ डबल सॉल्ट क्या होते हैं। तो मैं जनरल बातें आपको बता देता हूँ कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, यानी कि अब पहचान को क्या कर देंगे, खो देंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे नहीं। तो आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। क्लियर। आइंस में क्या हो जाते हैं, सिंपल आइंस में डिसोसिएट, क्योंकि आइडेंटिटी लूज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल आइंस में कन्वर्ट हो गए, इसलिए जो था वो रहा नहीं। क्लियर। और ये जितने भी आइंस इसमें प्रेजेंट होंगे उन सभी आइंस का पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है, क्योंकि आयंस प्रेजेंट होंगे तो टेस्ट तो देगा ही। क्लियर है कि नहीं। चलो तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन कंपाउंड के अंदर फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है डबल सॉल्ट। कौन सा है, डबल सॉल्ट। तो ध्यान से देखो बेटा, डबल सॉल्ट क्या है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इधर देखो। डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, यानी कि जिस फॉर्म में वो थे उस फॉर्म में वो नहीं रहते। आगे बात समझ में, अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी आइंस हैं उन सभी आइंस का पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो ऐसे जो सॉल्ट्स हैं या एडिशन कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। तो ध्यान से देखो इधर, the compounds that lose their identity in the solution, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं, अपनी पहचान खत्म कर देते हैं, किसके अंदर जाते ही, सॉल्यूशन में जाते ही। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इट डिसोसिएट इन सिंपल आइंस। ठीक है। तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे, सिंपल आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो दो बातें कंप्लीट हो गई, आइडेंटिटी लूज कर देंगे, सिंपल आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि सरल आइन देंगे। थर्ड पॉइंट, ये जितने भी आइंस होंगे उन सभी आइंस का क्या कर देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक है। तो इट gives positive test of all ions। तो ये जितने भी आइंस हैं उन सभी आइंस का क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट, जो कि इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी। अब जैसे एग्जांपल की बात कर ले हम, तो इधर देखो एग्जाम्पल कार्नेलाइट हमने देखा था फर्स्ट। ठीक है। तो यहां हम किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल। तो कार्नेलाइट क्या था, KCl डॉट
MgCl2 डॉट 6H2O। जैसे मैं इसको किस में ले जाऊंगा, सॉल्यूशन में डालूंगा। सॉल्यूशन का मतलब वाटर के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, तो बताओ ये किस में चले गए, सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गए, जैसे ही मिक्स होंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, अब ये जो कार्नेलाइट है वो इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, जो KCl है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, K+ में। साथ में मैग्नीशियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में, ठीक है। और साथ में 2 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, तो कितने, 3 Cl माइनस आइंस ये यहाँ आ जाएंगे, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर ऐसे रहेंगे। तो बताओ जितने भी आइंस यहाँ थे वो सभी आइंस यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यानी कि ये सिंपल आयनों में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयन का टेस्ट करना चाहूँ तो देगा, बिल्कुल देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है वहाँ, अगर नहीं होता तो नहीं देता। मैग्नीशियम का टेस्ट भी देगा क्योंकि मैग्नीशियम प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देगा क्योंकि क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है। तो ये सिंपल आयंस है, ये क्या है, सिंपल आयंस, सिंपल आयंस। तो ये सारे क्या हैं, ये सिंपल आयंस। क्लियर। चलो ऐसे ही और भी हम देख सकते हैं, जैसे पोटासियम की बात करें, फिटकरी, ठीक, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये क्या था, पोटासियम, और ये क्या था, कार्नेलाइट। तो पोटासियम को भी हम किस में ले जाएं, सॉल्यूशन में। तो जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, यहां पर ध्यान से देखो क्या बन जाएंगे, K+ बन जाएगा, कितने, 2, क्योंकि यहाँ कितने हैं, 2 K+ है। साथ में Al+3 बन जाएंगे, कितने, वही 2, क्योंकि 2 Al+3, और साथ में कितने, 4SO4-2 सल्फेट आयन बन जाएंगे, कितने, 4, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स 24H2, ये कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन। तो बताओ इसके अंदर जितने भी सिंपल आयंस प्रेजेंट थे, पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, उन सब आयंस का ये क्या करने वाला है, पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है। और देखो ये सारे सिंपल आयंस में क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया। क्लियर। तो ऐसे जो कंपाउंड्स उनको हम बोलते हैं क्या, डबल सॉल्ट। तो समझ में आ गई होगी बातें। 3 बातें ध्यान रखनी है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। ध्यान से देखो, कार्नेलाइट जो था शुरू में, वाटर में जाने के बाद कार्नेलाइट रहा ही नहीं, वो तो आइंस में कन्वर्ट हो गया, ये कंपाउंड था। क्लियर। ये था पोटासियम, कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया, आइंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा ही नहीं है, आइडेंटिटी इसने क्या कर दी, लूज कर दी। तो क्या यूं कह सकता हूं क्या मैं एक बात, कि जो डबल सॉल्ट है वो ओनली क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही क्या है, स्टेबल है। एक्वस फॉर्म में जाते ही तो वो क्या हो गए, अनस्टेबल, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। तो ये ओनली सॉलिड जो स्टेट है उसी में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट। तो पहला कंप्लीट हो गया कौन सा बेटा, डबल सॉल्ट। अब दूसरा जो टाइप था कौन सा था, दूसरा टाइप कौन सा था, दूसरा टाइप था अपना कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स या इसी को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है वो देख लेते हैं अपन। ध्यान से देखो, जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं वो क्या है, डबल सॉल्ट, और जो लूज नहीं करते वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि रिटेन करते हैं। तो यहां पर हम पहली बात लिख देते हैं क्या, द कंपाउंड्स that which retain
their identity in the solution. तो the compound which retain their identity in the solution, यानी कि सॉल्यूशन में अगर हम डालें उनको, या यूं कह सकते हैं वाटर में हम उनको डालें, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि अपनी आइडेंटिटी, पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है, लूज नहीं करते हैं, खोते नहीं है, अपनी पहचान बनाए रखेंगे। अगली बात करें तो ये सिंपल लाइंस में डिसोसिएट होंगे क्या? नहीं। तो इट नो नॉट या डोंट, इट डोंट डिसोसिएट इन सिंपल लाइन। सिंपल लाइंस, जब ये सिंपल लाइन में डिसोसिएट नहीं होंगे तो फिर किस में होंगे? कॉम्प्लेक्स लाइन में, ठीक है। तो इट डिसोसिएट इन कॉम्प्लेक्स लाइन, ठीक है। तो ये किस में डिसोसिएट होते हैं? कॉम्प्लेक्स आइंस में डिसोसिएट होते हैं, सिंपल आइंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। और ये ऑल टाइप के आइंस का पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ऑल टाइप आइंस बनेंगे नहीं, सिंपल आइन में तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो सारे आइन तो आने वाले हैं नहीं, और सारे आइंस अगर सॉल्यूशन में नहीं होंगे तो ये सभी आइंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो कॉम्प्लेक्स आइन प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल टाइप जो आइंस हैं उनका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो इट don't gives positive test of all ions। तो जितने भी आइंस इसमें प्रेजेंट होंगे उन सभी का ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देने वाला। क्लियर है? तो अगली बात एग्जाम्पल की कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ये वाला 4KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस। इसके क्रिस्टलाइजेशन से बन रहा था K4 FeCN होल 6, ये बन रहा था। अगर मैं इसको कहाँ ले जाऊं? सॉल्यूशन में या वाटर में। तो अगर हम इसको वाटर में डालें, सॉल्यूशन में डालें, तो ये आइंस में डिसोसिएट होगा, बट सिंपल आइंस में डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट होगा कॉम्प्लेक्स आइन में। तो K+ देगा, क्या देगा? K+। पोटेशियम आइन देगा कितने? 4, और साथ में एक आइन देगा ये पूरा टोटल, तो FeCN होल 6। और अब ध्यान से देखो, अगर यहां बाहर प्लस कितने हैं? 4+, मतलब एक पोटेशियम पे 1+, तो 4 पोटेशियम पर 4+। तो बताओ इस पर क्या आने वाला है? -4। यस कि नो? तो ये जो आयन आपको दिख रहा है, ये आयन है बेटा कॉम्प्लेक्स। ये आयन कैसा है? कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से आयन है? वैसे पोटेशियम है, Fe है और साइनाइड है। 3 टाइप के आयंस हो सकते हैं, बट ये तीनों टाइप के आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि K+ का तो टेस्ट दे देगा, बट Fe और CN आयनिक फॉर्म में आया ही नहीं। जब तक आयनिक फॉर्म में नहीं आएंगे, टेस्ट देने की बात ही नहीं होने वाली। क्लियर? अब आगे की बात कर लें कि अगर सपोज दैट ये डिसोसिएट नहीं हो किसमें? सिंपल लाइंस में, सिंपल लाइंस बनाई नहीं, तो ये हो गया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। और अगर मान लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये रिवर्सिबली का मतलब क्या है?
आइंस में डिसोसिएट भी हो जाए और ये आइंस वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जैसे ये बना ले Fe+2 और साथ में Cn- कितने 6, तो रिवर्सिबली ये अगर सिंपल आइंस में डिसोसिएट हो जाए तो फिर इनको हम कहते हैं इम्परफेक्ट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखे थे परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो अगर ये सिंपल लाइंस में रिवर्सिबली अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ये होगा इम्परफेक्ट, परफेक्ट कंपाउंड नहीं है कॉम्प्लेक्स। और अगर नहीं हो रहा है डिसोसिएट सिंपल लाइंस में, देखो सिंपल लाइंस बन गई, यहाँ कोई सिंपल लाइन नहीं बना है, तो ये कैसा होने वाला है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, कि ये सिंपल लाइंस में डिसोसिएट नहीं है। तो बेटा ये दो टाइप के जो एडिशन कंपाउंड थे वो हमने यहाँ क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। क्लियर है? डिफरेंस और चेक कर लेते हैं इनमें फटाफट से। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, जल्दी से ले लो। चलो, ले लिया क्या? ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, डिफरेंसेस की। तो इनमें जो डिफरेंस है किसमें, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखो डिफरेंस बेसिकली कुछ तो आपने यहाँ देख लिए हैं, ठीक है। ये सिंपल लाइंस में डिसोसिएट होगा, ये सिंपल लाइन में डिसोसिएट नहीं होगा, ये ओनली सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये दोनों फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड और एक्वस। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ जो कंपाउंड डिफरेंसेस हैं वो तो हमने देखे हैं, पर और भी कोई डिफरेंस जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलो, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। आ जाओ बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो, तो डिफरेंस देख लेते हैं। इधर हम पहले लिखेंगे बेटा डबल सॉल्ट को, तो इधर हम डबल सॉल्ट की बातें करेंगे और इधर हम कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी बात करने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस। देखो मैंने कहा था कि डबल सॉल्ट एग्जिस्ट करता है ओनली सॉलिड स्टेट में, तो इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा। अभी अभी देखा सॉलिड में भी था, सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वैसा ही है, आइडेंटिटी लूज नहीं करना है, ठीक है, रिटेन करना है। तो इट एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट, पहला पॉइंट। तो पहला डिफरेंस क्लियर। सेकंड डिफरेंस ध्यान से देखो, जो डबल सॉल्ट है वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आयोनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, इट इज
ionic in nature. It is ionic in nature. जबकि it may or may not be ionic. तो ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। और अगली बात एक और कर लेते हैं इसी के अंदर, इट कंसिस्ट the coordinate bond the coordinate bond in कॉम्प्लेक्स साइन, या यूं कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, ये हम अभी जस्ट इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं, देखो, इट इज आयोनिक इन नेचर एंड या यूं कह सकते हैं it don't have या do not have any coordinate bond। तो ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रखता है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, यहां पर अगर हम बात करें तो जो डबल सोल्ट हैं उनमें मेटालाइन है वो सिंपल, या यूं कह सकते हैं ओनली एक ही ओएस क्या करता है, शो करता है। ये सिंपल ओएस शो करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन दिस the metaline and show only one type of valency। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इन दिस the metaline the metaline show two type of valency, first प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला डिफरेंस देखो, इट लूज देयर आइडेंटिटी। It lose their identity in the solution, or it retain their identity in the solution। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला, the properties same as its constituents compounds। ठीक है, और इसकी बात करें तो द प्रॉपर्टीज
the properties are not same as their constituents compound। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज यहाँ और लगा दो, द प्रॉपर्टीज आर सेम एज इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स और द प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम एज दियर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। मैं एक को समझा दें थोड़ा। इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, यानी कि ये ओनली ठोस अवस्था के अंदर ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड में जाते तो आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जबकि ये सॉलिड और एक्वस दोनों में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करने वाले। इट इज आयोनिक इन नेचर, इट डू नॉट हैव एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ध्यान से सुनना, ये आयोनिक नेचर के होते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध नहीं होता है। जबकि इट मे और मे नॉट बी आयोनिक, ये आयोनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट कंसिस्ट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इनकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है वो रखते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। इट मे नॉट आयोनिक, यानी ये हो भी सकते हैं आयोनिक और नहीं भी हो सकते हैं। इट कंसिस्ट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि समन्वय सत्ता कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध रखते हैं ये। श्योर, इनमें कोई उपसहसंयोजक बंध नहीं होगा। इन दिस मेटल आयन शो ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी। यहाँ पर जो मेटल आयन है डबल सॉल्ट में, वो ओनली एक ही टाइप की क्या करती है, वैलेंसी शो करती है। ठीक, जबकि यहाँ पर मेटल आयन कितने टाइप की वैलेंसी शो करती है, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। इट लूज दियर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे सॉल्यूशन में जाते ही। ये रिटेन करते हैं, आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, खोते नहीं है। द प्रॉपर्टीज आर सेम एज इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो डबल सॉल्ट जिन कंपाउंड से बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ही इन डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अवयवी जो यौगिक हैं उन्हीं के समान इनकी क्या होने वाली है, प्रॉपर्टीज। जबकि अगर यहाँ की बात करें हम, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टीज है वो इसके कंस्टिट्यूएंट जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि इसके अवयवी यौगिक हैं जिनसे ये बना है, उनके समान नहीं होती। क्लियर? जैसे अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो इसका एग्जाम्पल समझाऊँ कैसे। जैसे हम बात करें KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2, इनसे बनेगा क्या, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। अब ध्यान से देखो, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, सेम हो गया। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें K+Cl माइनस Mg+2Cl माइनस, ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K+Mg+2 और Cl माइनस, सेम है। देखो, जो KCl की प्रॉपर्टी है, जो MgCl2 की प्रॉपर्टी है, वो ही यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या था, 4KCl। देखो यहाँ K+Cn माइनस है और यहाँ FeCN होल ट्वाइस, यहाँ Fe+2 और Cn माइनस है। जैसे ही हम इनको स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ले जाएंगे और क्रिस्टलाइजेशन में लाएंगे तो K4FeCN होल 6 बन जाएगा। अब देखो, ये आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, जबकि ये आयंस में डिसोसिएट होगा ही नहीं सिंपल आयंस में, यस कि नो। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गए हैं क्या, डिफरेंसेस किनमें, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले। चलो, हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं किनकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से अब आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते जाएं, क्योंकि चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट बातें वो यहाँ स्टार्ट होने वाली है और आगे
पूरे चैप्टर में ये वाले पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो अगर मैं कहूँ तो वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयोनाइजेशन एंटिटी। कौन सी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयोनाइजेशन एंटिटी। देखो हमने अभी अभी बात की थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? चलो, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयोनाइजेशन एंटिटी ये है पहली इंपॉर्टेंट टर्म। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं या यूं कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हैं उनका वो पार्ट जिसमें मेटल आयन है वो एटम्स कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, उनसे क्या होता है बॉन्डेड होता है विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी हम डिटेल से समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है, आयोनाइजेशन एंटिटी कौन सी है। बट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट है जिसमें मेटल आयन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके बॉन्डेड होता है। तो उस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड in which metal ion bonded with ions, molecules by the coordinate bond is called coordination entity। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ध्यान से देखो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल आयन बॉन्डेड विद आयंस मॉलिक्यूल्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट जिसमें मेटल आयन धातु परमाणु जुड़ा होता है किससे आयन से, मॉलिक्यूल से, एटम्स भी हो सकता है। ठीक है, किसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो आयंस, मॉलिक्यूल्स इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है।
उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। समझ में आ गई। अगली बात अगर हम करें यहां पर तो ध्यान से देखो, इट इज रिप्रेजेंट या डिनोट इट इज डिनोटेड, थोड़ा सा इट इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अगली बात करें तो इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल और चार्ज्ड। तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है और चार्ज्ड भी हो सकता है। ठीक है, आवेशित भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं इसमें। और अगला इट इज नॉन आयोनाइजेबल। समझ गए होंगे, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं होता है। आयोनाइजेबल का मतलब है इसको अगर आप आयंस में डिसोसिएट करना चाहो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को, तो ये डिसोसिएट नहीं हो। आगे बात समझ में। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए। अगली बात यही हम कर लेते हैं किसकी, आयोनाइजेशन एंटिटी की। तो आयोनाइजेशन एंटिटी जो है वो क्या है, तो आयोनाइजेशन एंटिटी की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अगर हम छोड़ दें तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिमेनिंग पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एंटिटी कहलाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंटिटी कहते हैं। तो द रिमेनिंग पार्ट of complex compound except coordination entity is called ionization entity. Ionization entity is called ionization entity. अगली बात अगर हम करें तो it is ionizable. इट इज आयनाइजेबल, यानी कि ये आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो जो भी आयंस बनाएंगे वो कौन बनाएगा, आयोनाइजेशन एंटिटी बनाएगा। अब एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अभी अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखा K4FeCN6। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है और आयोनाइजेशन एंटिटी कौन है, तो एक बात बताओ, किससे डिनोटेड हो गया, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो किससे डिनोट किया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है आपको, ये, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन सा एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और रिमेनिंग पार्ट इसको छोड़ दो तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा है, ये इधर बचा है और इसके इधर भी हो सकता है। तो ये कौन सी एंटिटी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंटिटी। कौन सी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंटिटी।
अगर मैं इसको किस में ले जाऊं, सॉल्यूशन में ले जाऊं, किस में डाल दूं, सॉल्यूशन मतलब वाटर में डाल दूं, तो बताओ आयनाइजेशन एंटिटी क्या होती है, आयनाइजेबल, ये आयंस बनाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, के प्लस में, कितने 4 प्लस साथ में आपको क्या देगा FeCN होल 6 और इसके ऊपर क्या आएगा -4। तो यहाँ पर देखो हमने एक और चीज लिखी है, इट इज न्यूट्रल और चार्ज्ड। ये न्यूट्रल भी हो सकती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और चार्ज्ड भी हो सकती है। यहाँ चार्ज्ड है, यहाँ पर देखो कितना चार्ज आ रहा है -4, तो चार्ज्ड हो गई कि नहीं हो गई। बट ये इट इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होती है। देखो Fe+2 और Cn- में डिसोसिएट नहीं होगी। तो समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा एक और चीज की बात कर लें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन होगा, मेटल आयन होगा और आयंस या मॉलिक्यूल से ये बॉन्डेड होगा। तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये है मेटल आयन, ये क्या है मेटल आयन, और बाकी ये जो रह गए Cn, ये है डोनर एटम जिन्हें हम लिगेंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिगेंड, ठीक है। तो ये लिगेंड होते हैं और ये मेटल होती है। तो मेटल से बॉन्डेड होंगे कौन, आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लिगेंड। क्लियर हो गया, एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही मैं और भी एग्जांपल ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो एक और, जैसे CrEn होल थ्राइस और बाहर कौन है इधर Cl3। अब अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम कौन सी एंटिटी को डिनोट करते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये तो रह गई आपकी कौन सी एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बाकी रिमेनिंग पार्ट देखो, इसमें इधर था लेफ्ट, इसमें किधर है राइट साइड में, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, आयनाइजेशन एंटिटी, कौन सी हो गई, आयनाइजेशन एंटिटी। क्लियर है, तो ये आयनाइजेशन एंटिटी हो गई। वही बात, अगर हम इनको आयन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, पानी में डाल दें, तो ये CrEn होल थ्राइस और इसके ऊपर आने वाला है +3 और साथ में Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 3Cl-। क्लियर है। देखो ये तो आयनाइजेबल है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये आयनाइजेबल नहीं है, ये सिंपल आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी चार्ज्ड और न्यूट्रल हो सकती है, तो यहाँ भी कैसी है, चार्ज्ड। ये जो आयंस आते हैं, ये जो बाहर जो आयंस होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अलावा, इन्हें हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। ऐसे ही इधर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, काउंटर आयन, प्रति आयन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयनाइजेशन एंटिटी। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, काम की बातें हैं वो ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आगे। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है, देखो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक तो मेटल आयन और एक लिगेंड। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल आयन। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मेटल आयन, जिसे हम सेंट्रल मेटल आयन या यूं कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो CMI या CMA कह सकते हैं इसे। चलो तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये CMI या CMA क्या होता है। चलो तो नेक्स्ट टर्म है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन या एटम, आयन या एटम, जिसे शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, CMI या CMA।
एटम कब यूज करेंगे, आयन कब यूज करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। क्लियर? चलो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। पहली बात तो ये कौन सी एंटिटी में होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। क्लियर? और ये किससे बॉन्डेड होगा, आयन से, या यूं कह सकते हैं मॉलिक्यूल से, या यूं कह सकते हैं डोनर ग्रुप से। किस कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। हमने अभी अभी बात की है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो यहां पर बात कर लेते हैं इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कहाँ होता है ये, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल आयन, the metal ion that are bonded with donor groups like as ions, atom, molecule, etc. तो that are bonded with donor groups है like as ions, atoms, molecules, etc. in a fixed number, and fixed stoichiometry, या यूं कह सकते हैं in a fixed geometrical arrangement, around it is called CMI. या CMA। ठीक है, एक ही बात है। चलो तो यहां पर ध्यान से देखो, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल आयन दैट आर बॉन्डेड विद डोनर ग्रुप्स लाइक एज इन ए फिक्स्ड नंबर एंड फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो मेटल आयन या मेटल एटम जो कि दाता समूह से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। दाता समूह कौन हो सकते हैं, आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो दाता समूह से बॉन्डेड होता है इन ए फिक्स नंबर, निश्चित संख्या में, एंड फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, और एक ज्यामिति व्यवस्था में, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में। उस मेटल आयन को हम क्या बोलते हैं, CMI या CMA बोलते हैं। समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित वो मेटल आयन जो डोनर ग्रुप्स, दाता समूहों की एक निश्चित संख्या द्वारा निश्चित ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, CMI कहते हैं। ठीक, अगली बात, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव्स लाइक CMI। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स behaves like CMI। सामान्यतः डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो CMI के जैसे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज they have
वैकेंट d orbital, to accept the electron, यानी कि देखो डोनर ग्रुप क्या है, दाता समूह मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, सीएमआई को, क्योंकि सीएमआई इलेक्ट्रॉन लेगी और डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो वो एक बॉन्ड बना करके क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो अब एक बात बताओ, सीएमआई वो होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो, ऑर्बिटल्स हो। और ध्यान से देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बिहेव करते हैं किसकी तरह, सीएमआई की तरह। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिनमें ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, डोनर ग्रुप, दाता समूह का मतलब है देने वाला। तो दाता समूह इलेक्ट्रॉन देगा किसको, मेटल आयन को, और मेटल आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़े रहेंगे। तो सीएमआई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ये ध्यान रखें, ठीक है, किनसे, डोनर ग्रुप से। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगी, जब उसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। सिंपल है कि नहीं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, सीएमआई की तरह। क्लियर। अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लेविस या लुईस, CMI, according to Lewis, the CMI act as Lewis acid। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस या लुईस ये एसिड का काम करेंगे। क्लियर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगली कंडीशन फॉर सीएमआई के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर सीएमआई, देखो सीएमआई कौन हो सकता है, पहली बात जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो पहली बात वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। चलो दूसरा, चलो वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन पर क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, तभी तो उनको खींचेगा, खींच करके कहाँ लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है, जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्शन लगता है वो जेड इफेक्टिव होता है। तो सीएमआई के लिए एक और खास बात, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज्यादा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे। चलो जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा, जब साइज क्या होगी, कम होगी। तो साइज भी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, न्यूक्लियस के पास आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सीएमआई के लिए ये कंडीशन जरूरी है। अगर ये कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सीएमआई का काम नहीं कर पाएगा, सीएमआई की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। और जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है वो सीएमआई की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सीएमआई की तरह बिहेव करते हैं। और भी एलिमेंट्स हैं सीएमआई का काम कर सकते हैं, बट मोस्टली कौन करते हैं, डी ब्लॉक, क्योंकि इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर। तो ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट और हम लिख सकते हैं, मोर देन वन सीएमआई प्रेजेंट हो सकती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। ठीक है। तो मोर देन वन सीएमआई is present, more than CMI can present
कैन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो मोर देन वन CMI कैन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक से ज़्यादा CMI उपस्थित हो सकती है, ये कतई जरूरी नहीं है कि एक ही CMI होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे NiCO होल 4। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है वो कौन होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो देखो ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये पूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन प्रेजेंट है, यहां पर ध्यान से देखो CO और Ni, और इनमें मेटल कौन है, Ni। तो ये हो गया कौन, CMI मेटल आइन, और ये कौन हो गए, बाकी रिमेनिंग दो ही चीजें होती हैं, CMI और डोनर ग्रुप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड। तो यहाँ कौन होगा, लिगेंड होगा, ये CMI हो गया। तो ये लिगेंड और CMI कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो जो लिगेंड है वो डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, CMI को, और CMI क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसके लिए इसके पास क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो लुईस क्या होता है, एसिड। अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, लेविस एसिड। CMI के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो अट्रैक्शन भी लगना चाहिए, तो जेड इफेक्टिव हाई होना चाहिए। जेड इफेक्टिव हाई कब हो सकता है, जब साइज डिक्रीज हो। और यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने CMI कितना देखा है, एक, पर जरूरी नहीं है कि एक ही CMI हो, एक से ज्यादा CMI भी इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर है। तो ये हो गई अपनी सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म, CMI, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ तक की बातें आज हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फिर लेक्चर अपना लेंदी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, टेक केयर।